नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और कल एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली और वो न्यूज़ हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड है। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, है ना। एनआईए के पास भी इसके लोग होते हैं। अलग अलग जितनी भी हमारे देश की सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर ये सारे लोग काम करते हैं। आप उसके अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है जिसका नाम होता है सेक्रेटरी असिस्टेंट। और ये जॉब का पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो सेक्रेटरी असिस्टेंट 2025 की ये बच्चों पूरी वैकेंसी है। ये होते कौन है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये हमारे सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं क्या, देखो आईबी के अंदर ना बच्चों बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन तक भी इसके अंदर पोस्ट जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे छोटी पोस्ट होती है लेवल 3 की, वो हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंट की होती है। बट छोटी होने का मतलब ये नहीं होता कि ये जो जॉब है वो हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो अच्छी खासी होती है। समझ गए? मैं आपको आज इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या इसके अंदर एज क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस है, कितनी सैलरी इसके अंदर मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और जो फॉर्म है वो कब से लेकर कब तक आप लोग भर सकते हो। और आज एक बार ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन बातें मैं जरूर बताना चाहता हूं। आज से पेपर स्टार्ट हो गया था एसएससी फेज 13 का, जो कि इस बार एसएससी ने एक नया टेंडर एडिक्विटी को दिया था कि भाई इस बार टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगा। और एडिक्विटी ने एक बात क्या करी कि उसके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर दिए, बच्चे गए भी एग्ज़ाम देने, लेकिन वो चलो 1% देखा भी जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहीं भी पड़े। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर जो आज का फर्स्ट शिफ्ट है एसएससी का, जो क्या नाम है सिलेक्शन फेज 13 का, वो कैंसिल कर दिया गया और बताया गया कि इसको दोबारा से रीशेड्यूल्ड करा जा रहा है। तो भाई ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी हमने एसएससी से, तो प्लीज़ उसके ऊपर हम चाहते हैं एसएससी बिल्कुल अच्छे से काम करे। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि खाम खा का हवा बनाया गया था कि पेपर इतना मुश्किल आएगा, पेपर ये आएगा। बच्चों का ये रिस्पॉन्स है कि सर जैसे अग्निवीर का पेपर आता है बिल्कुल आसान, कोई लेवल नहीं होता, वैसा ही पेपर फेज 13 का है। तो आप लोग बिल्कुल घबराना मत, जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो वैसे ही सारे एग्जाम्स को देते रहना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं आज की क्लास के ऊपर, आज के लेक्चर के ऊपर। वैकेंसीज आपको पता चल गई होगी, ऑलमोस्ट 5000 के आसपास वैकेंसी है। और देखो बच्चों इसमें ना नीड ही इतने लोगों की होती है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन भी होती है। आपको ये मैं आगे जरूर बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं, और वो बेसिक बात में सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे यानी कि कितनी फ़ी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए, जो भी कैंडिडेट है उनके लिए फीस जो है वो लगेगी ही लगेगी। वरना आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम्स में, बहुत सारे डीएसएसबी के भी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होती है। बट यहाँ पर क्या है कि जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सब के लिए 500 रुपए इस फीस का चार्ज रखा गया है, ठीक है। और प्लस उसके बाद जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इन सब के लिए 450 रुपए का इस फॉर्म का अमाउंट रखा गया है। तो यार जब आप इतने सारे पैसे लेते हो तो टाइम पे एग्जाम लिया करो ना, क्योंकि 500 अगर एक बच्चे के हैं तो आप नोटिस करो लाखों बच्चे ये फॉर्म भरेंगे तो कितने सारे बच्चे हो जाएंगे। तो टाइमली सारी चीजें करनी चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म जो है ना बच्चों, वो भरना शुरू हो जाएगा कब से? 26 जुलाई से, और कब तक रहेगा? 17 अगस्त तक, यानी कि एक महीने से भी कम का आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और प्लस आपको मैंने वैकेंसीज मेंशन कर दी है कि 5000 के आसपास आपकी असिस्टेंट की इसके अंदर जो जॉब है वो है। असिस्टेंट एक तरह का ना कांस्टेबल टाइप का ही होता है, आप ऐसे समझ लो, जो अपने से सीनियर बंदों को असिस्ट करता है। समझ गए ना? चलो
आगे भी देखते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है। तो जो सबसे अच्छी बात है कि वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 12वीं होनी चाहिए। 12वीं का मतलब होना, सॉरी 10वीं होनी चाहिए, और 10th आप पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में। कोई आपको इसके अंदर सब्जेक्ट के लिए आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारी रिकॉग्नाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी कहीं से डिग्री या मार्कशीट जो है वो बनवा ली है। लेकिन इसके साथ साथ ना आईबी आपसे एक चीज और चाहता है, और वो है आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस से रिलेटेड। और वो ये होती है बच्चों कि आप लोग की जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल डायलेक्ट है, उसके अंदर कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी का टीयर 2 होता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसीलिए आपको अपनी लैंग्वेज पर भी कमांड होनी चाहिए। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्वियसली सी बात है आनी ही चाहिए, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है, बट इसके अलावा भी आपको एक लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो इसके अंदर जो आपकी ज्वाइनिंग आएगी ना जहां पर, उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद करते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है इसके अंदर, जो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट होता ही है कि मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो आपके पास 27 साल है। और रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी का 3 साल का और एससी एसटी का 5 साल का, ठीक है ना। और जो सैलरी है वो आप देख लो, इसमें 45,000 प्लस है। हालांकि ये आपकी कंप्लीट सैलरी, अगर मैं इसका बेसिक पे की बात करूंगा तो वो 20 के आसपास है, 24 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने आपको ग्रॉस सैलरी बता दी, टीए वगैरह ये सारी चीजें लगा के, एचआरए वगैरह लगा के आपकी 45,000 प्लस सैलरी आपको इसके अंदर मिलेगी। और अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आईबी के एग्जाम में, सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस बच्चों ये है कि 3 टीयर में इसका एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, जिसमें से जो टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि आपको क्वालिफाई अगर ये कर रहा है तो इसके नंबर जो है वो नहीं जुड़ेंगे। तो एक बार टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 में हमारा जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस होगा, यानी कि आपका जो ये एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे बैठ के कराया जाएगा, जो कि हमारा 100 मार्क्स का होगा। और इसको आप लोगों को 1 घंटे के अंदर करना है, जो कि हमारा विद नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 के साथ। और बच्चों इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, और वो 5 सब्जेक्ट्स आपके 20-20 नंबर में डिवाइड हो जाएंगे। वही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और उसके बाद इंग्लिश, ठीक है। तो आपके पास अपने पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, और 5 के 5 आपको 20-20 नंबर में मिलेंगे, और इसी बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो टीयर 2 होगा वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, और उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 500 वर्ड लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंग्वेज प्रेफरेंस के ऊपर होगा ये, ठीक है, जो कि हमारा 50 मार्क्स का होगा। और लास्ट में आपको इसके लिए एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अब सर 10वीं के पेपर के लिए, यानी कि 10वीं पास एग्जाम के लिए हमसे ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, है ना भाई, सीधी सी बात है। आप तो नोटिस करते हो यहां तो इंस्पेक्टर बनने के लिए भी अब आपके लिए इंटरव्यू नहीं होता है ना। तो आप ध्यान रखना, ये जो बच्चों आईबी डिपार्टमेंट होता है ना, ये बहुत ही सीक्रेटिव एजेंट्स होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी भी किसी को नहीं बता सकते। आपकी तरह ये रील बना बना के सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। इनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, इसीलिए ये ज्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते। जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो ये सारी चीजें आपसे क्या नाम है लिखवा ली जाएगी पहले की पहले। और जो इंटरव्यू होता है ना, एक्चुअल में इंटरव्यू में ही पता चलता है कि आदमी की स्किल्स क्या है, समझ गए। कभी कभी तो तुक्का भी लग जाता है, तब भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन ये तुक्का इंटरव्यू में नहीं लग सकता। आपकी बातचीत से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी वोकैबुलरी से उनको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसीलिए इसके अंदर इंटरव्यू भी रखा जाता है, जो हमारा 50 नंबर का होता है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक जाते जाते एक कुछ बात करते चलते हैं, और वो बात क्या होती है आप पढ़ो। मैंने अभी आपको बताया था कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी
publicly used to the sensitive nature of intelligence work। अभी मैंने बताया था ना कि आप लोग को जो अपनी आइडेंटिटी है उसको कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते हो। आपको डिपार्टमेंट से इस चीज की बिल्कुल भी छूट नहीं है। आपने यार मूवीज में नहीं देखा कितने सारे एजेंट निकलते हैं, रॉ के, एनआईए के, आईबी के, है ना, वैसी बात होती है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल सी बात है, जितने भी आपके ऑफिसर्स होंगे ऊपर ग्रेड के, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 1 होगा, आपको उन सबको असिस्ट करना है। देखा, ये भी आपने मूवीज में बहुत देखा होगा। और आप पढ़ो, इसमें एक लाइन लिख रखी है, रिस्क ऑफ लाइफ इन सेंसिटिव ऑपरेशन। अब इससे भाई लोग घबरा ना जाएं, इसका मतलब यहां पर सिंपल जितना है कि देश के लिए आपको जब भी कोई भी ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट करा जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है लाइफ रिस्क तो होगा ना थोड़ा सा, तो इसीलिए वो भी ये बात को मेंशन करते हैं। और आप पढ़ लो, इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है कि लो पब्लिक रिकॉग्निशन या फिर आपकी सोशलिज्म वाली जो लाइफ है, घूमने फिरने वाली, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली, व्हाट्सएप पे पोस्ट करने वाली, इन सब चीजों से आप दूर रहोगे क्योंकि आपकी नौकरी पे वो बात आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो देश की सेवा करने के लिए ये नौकरी निकाली जाती है, क्योंकि आप इसके अंदर अपनी कुछ पर्सनल जो लाइफ है आप उसको बहुत ज्यादा उसको रिजर्व्ड करके रखते हो, किसी के भी सामने आप उस चीज को रिवील नहीं करते हो। बहुत इजी पेपर आता है, इसमें जो भी काम होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर आपने ढंग से कर दिया तो आपके अगर थोड़े बहुत भी नंबर होते तो भी चल जाता है। एक बात और बता दूं, इसमें बच्चों ये भी मेंशन होता है कि किस किस कैटेगरी को कितने मिनिमम नंबर लेने होते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी को 35 मार्क्स लेने होते हैं, ओबीसी को मेरे ख्याल से 34 चाहिए होते हैं। तो भाई 35 नंबर तो मिनिमम चाहिए ना। वन जितना भी आपके पास 100 नंबर का पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। वो तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर तुम्हारे 35 नंबर नहीं बनेंगे तो तुम पेपर कहां से दो पाओगे, है ना भाई। तो आज हमने आईबी के बारे में पूरा पढ़ा और इसके फॉर्म निकल गए हैं। आप इन सारे फॉर्म्स को भरिए और प्लस आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।